हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड प्रिंसिपल स्ट्रेसिस एंड स्ट्रेन चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रेसिस इन ए टेंसाइल मेंबर इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम नॉर्मल स्ट्रेसिस और शियर स्ट्रेसिस के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे पास 4 केसेस होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, स्ट्रेसिस इन ए टेंसाइल मेंबर। नंबर 2 पर क्या है, स्ट्रेसिस ड्यू टू प्योर शियरिंग। नंबर 3 पर क्या है, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसिस। और नंबर 4 पर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसिस विद शियर स्ट्रेस। तो इन 4 कंडीशन के लिए हमें नॉर्मल स्ट्रेसिस और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इन चारों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और उसके बाद मैं डेरिवेशन स्टार्ट करूँगा स्ट्रेसिस इन ए टेंसाइल मेंबर। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास एक मेंबर है। मेंबर का मतलब क्या होता है, या तो शाफ्ट या बार भी बोल सकते हैं या सिलेंडर। तो इस तरह से इसके 4 नाम हैं या और भी हो सकते हैं। जैसे कि ये इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये क्या है, एक मेंबर है। तो इसमें देखो क्या रहेगा कि इस मेंबर पर टेंसाइल फोर्स अप्लाइड किए जाएंगे। तो टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसमें जो ओब्लिक प्लेन है उसमें नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जनरेट होंगे। तो देखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, टेंसाइल फोर्स है। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर की तरफ भी टेंसाइल फोर्स है और इधर की तरफ भी टेंसाइल फोर्स P है। यहाँ पर हमने एक ओब्लिक प्लेन अज्यूम किया है। इस ओब्लिक प्लेन पर 2 स्ट्रेस जनरेट होंगे, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा वाला शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब इस प्लेन के 90 डिग्री पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस है। और इस प्लेन के पैरेलल में जो जनरेट होगा वो क्या है, शियर स्ट्रेस। तो ये पैरेलल में स्ट्रेस जनरेटेड है, इसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो ओब्लिक प्लेन है ये इस वाले प्लेन के साथ में, वर्टिकल के साथ में थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो इस कंडीशन के लिए हमें सिग्मा एन और टाउ कैलकुलेट करना होता है। दूसरी वाली कंडीशन देखो क्या है, स्ट्रेसिस ड्यू टू प्योर शियरिंग। तो प्योर शियरिंग का मतलब क्या होता है कि जब इस मेंबर पर केवल और केवल शियर फोर्स ही अप्लाइड किए जाएंगे, तो उस कंडीशन में नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस इन दोनों को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। फिलहाल तो हम इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। तो शियर फोर्स इस पर अप्लाइड करते हैं, जैसे कि इस वाले प्लेन पर यहाँ इस पर ये इस तरह से शियर फोर्स अप्लाइड है टाउ XY। और यहाँ ऊपर की तरफ शियर फोर्स अप्लाइड है टाउ XY। तो इनकी क्वांटिटी तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। और इसी तरह से इस वाले प्लेन पर और इस वाले प्लेन पर भी हम शियर फोर्स अप्लाइड करेंगे। तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। जैसे ये क्या है, टाउ XY, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। तो इस वाली कंडीशन के लिए भी हम क्या करेंगे, एक ओब्लिक प्लेन बनाएंगे और ओब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और ये जो शियर स्ट्रेस है इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा ही है। थर्ड वाली कंडीशन देखते हैं। तो इसमें क्या है, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसिस। तो इस वाले केस में क्या रहेगा कि यहाँ पर 2 टेंसाइल फोर्स अप्लाई किए जाएंगे। यहाँ पर बोला गया है 2, तो यहाँ पर 2 टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल स्ट्रेसिस अप्लाइड किए जाएंगे। जैसे कि X डायरेक्शन में सिग्मा X अप्लाइड किया गया है और Y डायरेक्शन में सिग्मा Y करेंगे हम। तो ये Y डायरेक्शन में इसमें क्या है, सिग्मा Y। तो इस तरह से इसका क्या नाम है, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसिस। तो इस केस के लिए भी हम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा N और शियर स्ट्रेस यानी टाउ दोनों कैलकुलेट करेंगे। और जो फोर्थ केस है उसे देख लेते हैं। ये क्या है, देखो
टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस विद शियर स्ट्रेस, यानी यहाँ पर ये जो थर्ड केस है इसकी तरह सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई तो अप्लाइड किए जाएंगे, साथ में शियर स्ट्रेस भी यहाँ पर अप्लाइड किया जाएगा। तो मेंबर पर अप्लाइड करते हैं। देखो ये क्या है, सिग्मा एक्स, इधर की तरफ भी सिग्मा एक्स और ऊपर की तरफ सिग्मा वाई और यहाँ पर नीचे की तरफ सिग्मा वाई। तो ये तो किसके लिए है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेस, लेकिन यहाँ पर क्या है, शियर स्ट्रेस भी हैं, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस भी अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे कि ये क्या है, शियर स्ट्रेस है टाउ एक्स वाई और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ऊपर की तरफ टाउ एक्स वाई अप्लाइड करेंगे और सेम यहाँ पर इधर की डायरेक्शन में टाउ एक्स वाई और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ टाउ एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेस विद शियर स्ट्रेस। तो इस केस के लिए भी हम ओब्लिक प्लेन बनाएंगे और ओब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसके लिए हम डेरिवेशन कर लेते हैं और जो नॉर्मल स्ट्रेस है और जो शियर स्ट्रेस है उन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा है, कंसीडर ए बॉडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स पी एज शोन इन फिगर। तो ये जो हमने बॉडी मानी है या ये जो मेंबर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, कैपिटल ए, और इस पर एक्सियल टेंसाइल फोर्स पी अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले हम इस पर ये जो टेंसाइल फोर्स है पी इसे ही अप्लाई कर लेते हैं और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, मतलब ये जो है तुम्हें पता होगा कि ये क्या रहेगा, एक सिलेंडर ही रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है। तो ये जो है ये क्या है, एक सर्कल। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, कैपिटल ए। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर फिर से हम ओब्लिक प्लेन बना लेते हैं। ओब्लिक प्लेन वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है और ये नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एन और ये वाला क्या है, शियर स्ट्रेस टाउ। तो ऐसा करते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इधर वाला इसका कुछ हम नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी, और इसी ट्राइंगल को हमने यहाँ पर बनाया है ए बी और सी। यहाँ पर पी फोर्स अप्लाइड है और ये बी सी है, इस पर कुछ भी नहीं है, और ये एंगल थीटा, ये सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस और ये टाउ। ये जो पी फोर्स है इसे हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, ये क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम है, यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये है फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो हम डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हैं, इन फोर्सेस को हम यहाँ पर लिख देते हैं और इससे क्या होगा कि जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो उसमें हमें आसानी रहेगी। तो देखो P क्या है, इस वाली डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं P, और देखो टाउ और सिग्मा एन ये तो ना तो इस वाली डायरेक्शन में है और ना ही इस वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इनके लिए हम अलग से यहाँ पर लाइन बना लेते हैं। तो देखो ये क्या है, सिग्मा एन, और इसी तरह से टाउ के लिए हम इस तरह से एक लाइन बना देते हैं। तो ये क्या है, टाउ शियर स्ट्रेस, और ऐसा कर लेते हैं कि ये जो सिग्मा एन ये वाली जो लाइन है इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो टाउ वाली लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन जो एंगल थीटा है इसे लिख लेते हैं। तो देखो वर्टिकल एक्सिस और ये वाली लाइन AC यानी जो टाउ है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो वर्टिकल एक्सिस और ये जो टाउ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो ये तो आपको समझ में आया।
और आपको पता है कि जब इस तरह से दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो इस तरह से ये जो थीटा है ये इस थीटा के बराबर रहेगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर रहेंगे। और देखो ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये एंगल भी थीटा ही रहेगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये थीटा रहेगा। ये टोटल एंगल कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, तो ये वाला टोटल 90 है सारा। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला, तो हम क्या करेंगे कि 90 में से ये वाला एंगल थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। अब आप देखिए कि ये टोटल एंगल कितना है 90, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल कितना है 90, और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसे कुछ मान लेता हूँ। जैसे मैंने इसे मान लिया x, और ये टोटल कितना है 90, ठीक है, टोटल है 90। और इधर वाला कितना है 90 माइनस थीटा, यहाँ पर देखिए ये कितना है 90 माइनस थीटा इधर वाला। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसी आएगी इधर वाले एंगल की, यदि मैं इस सारे एंगल में से 90 में से इधर वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू किस तरह से आएगी, टोटल एंगल में से इधर वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 माइनस थीटा। तो देखो कितना मिलेगा 90 माइनस 90 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस थीटा। तो x की वैल्यू कितनी मिली थीटा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना है थीटा, और फिर से ये वाला नियम लगा करके जो इसके सामने वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा थीटा। ऐसा करते हैं कि हम समेसन एफ वाई इजकल टू 0 लेते हैं, समेसन एफ वाई इजकल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम जितने भी ये फोर्सेस हैं या जितने भी ये स्ट्रेसेस हैं हम क्या करेंगे इस वाई एक्सिस पर लाएंगे। या इसका दूसरा मतलब क्या है कि रिजोल्विंग द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द ओब्लिक प्लेन। यहाँ पर देखो जो सिग्मा एन है वो तो स्ट्रेस है और ये जो पी है ये क्या है फोर्स है। तो हम सिग्मा एन को क्या बनाएंगे, फोर्स बनाएंगे। तो आपको पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यानी अगर हम इस स्ट्रेस में एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एरिया कितना है, जो सिग्मा एन है वो AC प्लेन पर अप्लाइड है, तो हमें AC प्लेन का एरिया यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो AC प्लेन के एरिया को हम AC से लिख देते हैं, और जो टाउ है इसे भी हम फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें AC से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो टाउ है वो भी AC प्लेन पर अप्लाइड है। तो यहाँ पर AC से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो P है ये तो पहले से ही फोर्स है, इसमें किसी से हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं, सिग्मा एफ वाई इजकल टू 0। तो देखो सिग्मा एन इंटू AC, और ये वाला तो 0 रहेगा क्योंकि ये इस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और ऐसा करेंगे कि ये जो P है P को हम खींच करके इस वाई एक्सिस पर लाएंगे तो क्या आएगा P कोस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। यदि हम P को यहाँ पर लाते x एक्सिस पर तो क्या आता P साइन थीटा। तो इसे लिख लेते हैं हम माइनस P कोस थीटा इजकल टू 0। इसके अलावा तो यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है। यहाँ पर माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि हम इस वाली डायरेक्शन में इन्हें सोल्व कर रहे हैं, इधर वाली डायरेक्शन में। और यदि हम फोर्स को इधर वाले डायरेक्शन में लाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट हैं। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो देखो सिग्मा एन इंटू AC इजकल टू P कोस थीटा, और सिग्मा एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, P कोस थीटा अपॉन AC। देखो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर AC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम
इस वाले ट्रायंगल ABC में कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कोस थीटा इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है AB और कितना है AC। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू आएगी AB अपॉन कोस थीटा। और AB की तो वैल्यू हमें पता है, AB की वैल्यू कितनी है कैपिटल A, क्योंकि AB क्या है इस मेंबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस मेंबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है कैपिटल A। तो AB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल A। तो यहाँ से AC इजकल टू कैपिटल A अपॉन कोस थीटा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो AC की वैल्यू है उसे पुट कर देते हैं। तो AC की जगह पर हमने लिखा A अपॉन कोस थीटा। तो इस तरह से जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी P अपॉन A इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला आ गया। अब ऐसा करते हैं कि हम जो शियर स्ट्रेस है टाउ, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स इजकल टू 0, यानी इसका मतलब क्या रहेगा रिजोल्विंग द फोर्सेस पैरेलल टू द ओब्लिक प्लेन। इस ओब्लिक प्लेन के हम पैरेलल में फोर्सेस को रिजोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समेशन एफ एक्स इजकल टू 0, और इसका मतलब क्या है उसे भी लिख लेते हैं रिजोल्विंग द फोर्सेस पैरेलल टू द ओब्लिक प्लेन। अब यहाँ पर देखिए, जब हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स को रिजोल्व करेंगे तो वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स रहेंगे उनकी वैल्यू 0 रहेगी। तो ये तो 0 रहेगा, तो हमारे पास एक तो ये बचता है और एक ये बचता है P, ये वाला P। तो हम क्या करेंगे कि इस P को यहाँ एक्स एक्सिस पर लाएंगे। जब हमने समेशन एफ वाई करा था तो हमने P को क्या करा था वाई एक्सिस पर लाए थे यहाँ पर। अब हम P को एक्स एक्सिस पर लाएंगे। तो देखो इक्वेशन क्या मिलेगी, टाउ इंटू AC माइनस P साइन थीटा इजकल टू 0। तो इसे लिखते हैं टाउ इंटू AC माइनस P साइन थीटा इजकल टू 0। तो इसे सोल्व करते हैं और यहाँ से शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो टाउ इंटू AC इजकल टू P साइन थीटा और टाउ इजकल टू P साइन थीटा अपॉन AC, और AC की वैल्यू हमने फाइंड करके रखी है कितनी है A अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं टाउ इजकल टू P साइन थीटा अपॉन A अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा को हम ऊपर ही लिख लेते हैं। तो ये तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। चाहे तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करके इसे साइन 2 थीटा बना सकते हो। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी P अपॉन 2A इंटू ये क्या है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसकी जगह पर हम साइन 2 थीटा लिख देते हैं। तो ये क्या है हमारे पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू है। यदि हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड करना है तो वो किस तरह से करेंगे, देखो हमें पता होता है कि जो साइन फंक्शन है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टाउ मैक्सिमम इजकल टू P अपॉन 2A इंटू 1। इसकी जगह पर हमने 1 पुट करा तो टाउ मैक्स इजकल टू P अपॉन 2A। तो ये शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमें कहाँ पर मिलेगा उसकी वैल्यू हम यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करके बता सकते हैं। तो देखो साइन 2 थीटा इजकल टू 1 किसकी वैल्यू होती है साइन 90 की, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 थीटा इजकल टू 90, और थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये जो मेंबर है, जैसे ये हमारे पास मेंबर है और ये अगर एंगल 45 डिग्री है तो हमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी।
तो हमने नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रेस और फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे ये नॉर्मल स्ट्रेस है और ये शियर स्ट्रेस है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना रहेगा उसे भी हम फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सिग्मा एन और टाउ के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसे हम अलग से बना लेते हैं, इसे हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये तो था सिग्मा एन और ये क्या है, शियर स्ट्रेस टाउ। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या है, देखो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यदि मैं इसे इस तरह से बना दूं, ये 90 डिग्री एंगल, ये वाला क्या है सिग्मा एन और ये वाला क्या है टाउ, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, ये जो इसका हाइपोटेनस है ये इसका रिजल्टेंट रहेगा, क्योंकि ये कौन सा वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, इसका हाइपोटेनस। तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके ये जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। रिजल्टेंट को हम सिग्मा आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा एन स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो सिग्मा आर इजकल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, रिजल्टेंट स्ट्रेस आ गया। अब हम क्या करते हैं कि जो रिजल्टेंट स्ट्रेस की पोजीशन है, यानी ये कहाँ पर होगा, उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रेस की पोजीशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एंगल मानेंगे फाई। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है रिजल्टेंट स्ट्रेस और जो हमने एंगल माना है वो सिग्मा एन और सिग्मा आर के बीच में है। तो ये वाला एंगल कितना है, फाई। तो हम यहाँ पर tan फाई लिखते हैं। तो tan फाई कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना रहेगा, टाउ, और बेस कितना है, ये सिग्मा एन। यहाँ पर आप देख सकते हो परपेंडिकुलर है टाउ और बेस कितना है, सिग्मा एन। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और फाई क्या है, इस रिजल्टेंट स्ट्रेस की पोजीशन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कूल टेक्निक्स। और इससे अगली वाली वीडियो में हम सेकंड केस के लिए डेरिवेशन करेंगे, स्ट्रेसिस ड्यू टू प्योर शियर।